नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान की बात करते हैं, खेत खलिहान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कृषि के क्षेत्र में जो तमाम नई जानकारियां हैं वो किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। तो आपको बता दूं कि आज हम बेहद एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आखिर वो कौन सा विषय है जिस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर CR कांडपा जी मौजूद हैं। आप कृषि विशेषज्ञ हैं, रतलाम कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे बीच पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रगतिशील किसान की यदि हम बात करें तो प्रगतिशील किसान के रूप में श्री रुस्तम सिंह गुर्जर जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं रबी में दलहन फसलों में सामयिक कार्य की कि आखिर सामयिक कार्य कौन से होते हैं, कैसे उनको किया जाता है और उनसे आखिर आपको कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि अगर आपके कोई सवाल है, आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे विशेषज्ञ उन सवालों के जवाब आपको देंगे। तो हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 266-0049। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, चूँकि आज हम बात कर रहे हैं रबी दलहन फसलों में सामयिक कार्य की, तो कौन सी फसलें दलहनी फसलें होती हैं जो कि किसान भाई अपनाते हैं? सबसे पहले तो इसी के विषय में आप जानकारी दें। जी, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि रबी के सीज़न में जो भी अपनी यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो चने का उत्पादन किया जाता है। चने के साथ में मटर है और मसूर है। बात करें अपन मध्य प्रदेश में या विश्व की बात करें तो विश्व का लगभग 70% दलहनी उत्पादन अपने भारत में होता है और भारत में भी सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन की बात करें तो अपने यहाँ मध्य प्रदेश में होता है। और रबी की पर्टिकुलर अपन रबी ऋतु की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन किया जाता है। अपने मध्य प्रदेश में लगभग 10 से 12 ज़िले ऐसे हैं जहाँ की सबसे ज़्यादा अपनी यहाँ की दलहनी फसलों में चना को उगाया जाता है। जी, रुस्तम सिंह गुर्जर जी, मेरा सवाल अगला आपसे ये है, जो कि आप एक प्रगतिशील किसान के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम किसान भाइयों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। नई तकनीकों की यदि हम बात कर लें तो नई तकनीक किसान भाइयों के लिए कृषि के क्षेत्र में अपनाना कितना ज़रूरी? किसान भाइयों, जो कृषि के क्षेत्र में परंपरागत खेती के साथ साथ में अगर वर्तमान में कृषि की चाहे जुताई की खेती की बात करें नई तकनीक के बारे में या कटाई के बारे में बात करें या सिंचाई के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान जो खेती की जो नई तकनीकों के माध्यम से शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बाद में वो आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होती है और जिससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है और कॉस्ट ऑफ वैल्यू भी कम होती है। इसलिए वर्तमान में जो भी जैसे अपन बात करें जुताई के लिए, तो जुताई के लिए अपन कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो कल्टीवेटर के इस्तेमाल से क्या है, जल्दी जुताई होती है। जैसा अपन उथली या गहरी जुताई करना चाहते हैं जुताई हो जाती है, जिससे आपके प्रोडक्शन में नमी बनी रहती है और खेती में विशेषकर जो उसके पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिससे प्रोडक्शन अच्छा होता है। आपको खाद कम डालना पड़ता है। और अगर अपन बात करें सिंचाई के मामले में, सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन, जैसे जहाँ पानी की कमी है या जहाँ पानी थोड़ा सा कम है या बिजली की कमी है तो थोड़ा सा अपन इसमें ड्रिप इरिगेशन अथवा स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करने से काफ़ी फ़ायदा होता है और उत्पादन बहुत अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जलवायु की हम बात करें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है फसलों के लिए, साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए, कि आखिर जलवायु बेहतर कौन सी रहती है? दलहनी फसलों के विषय में कौन सी खास जलवायु किसान भाइयों? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि लगभग क्या है, किसान भाई जैसे ही खरीफ की जो भी फसलें हैं कटने के बाद तुरंत बुआई का उनको कार्य करना होता है। तो वो विचारते हैं कि अभी जो अक्टूबर का महीना लागू हो गया उसमें अपन कौन सी फसल लगा दें या कौन सी फसल अभी रहने दें। जैसे अपन बात करें आज दलहनी की, तो दलहनी के लिए सबसे उपयुक्त जो जलवायु है वो ठंडी और शुष्क जलवायु होनी चाहिए और लगभग अपने यहाँ का टेम्परेचर लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तब किसान भाइयों को बुआई कर देनी चाहिए। इसमें समस्या ये आती है कि जैसे दलहनी के साथ साथ में गेहूँ वगैरह बोना है तो उनके लिए ठंडी अच्छी होना ज़रूरी है। तो इसलिए दलहनी फसलों का अभी सबसे उपयुक्त समय है, सबसे उपयुक्त जलवायु है। अभी किसान भाई या फिर लगभग 15 अक्टूबर तक तो दलहनी फसलों को लगा ही देना चाहिए किसान भाइयों को। बिल्कुल, बुआई को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं और रुस्तम सिंह जी, आपका भी सवाल था बुआई को लेकर।
हाँ, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो खेत तैयार करने के लिए अपन को जुताई किस प्रकार होना चाहिए और उसको कैसे तैयार करें, पटेला लगाना है, इसको पाटा लगाना बोलते हैं, उसमें कितनी नमी होना चाहिए, दिन का टेम्परेचर मिनिमम कितना होना चाहिए, इस संबंध में थोड़ा किसान भाइयों को थोड़ा सा बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा गुजर साहब कि जो खेत की जुताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अच्छी उत्पादन के लिए। तो इसमें क्या करना है, जैसे गर्मियों में गहरी जुताई होती है जो 3 साल में एक बार करनी ही चाहिए सभी लोगों को, जिससे कि क्या होता है कि जो फंगस वगैरह डेवलप हो जाती है कई बार खेतों में तो वो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ खरपतवारों के बीज हैं जो हाई टेम्परेचर पे नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर गर्मियों में अपनी अच्छी जुताई की हुई है तो उसका अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अभी बात करें अपन खरीफ की, तो खरीफ जैसे ही कटिंग हो चुकी तो उसके बाद में अपने को रबी में दलहनी फसलें लेना है। तो सबसे पहले क्या करें किसान भाई, उसको अभी मॉइस्चर कंडीशन ज़्यादा होती है अपने जो ज़मीन है उसमें, तो सिंपली वो कल्टीवेटर लगाएं। कल्टीवेटर लगा के उसको 2-3 दिन सूखने दें। उसके बाद में वो अच्छे से एक बार पंजा लगा दें। पंजा लगाने के बाद काफ़ी मॉइस्चर कम हो जाता है और जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनाना, मतलब खुल जानी चाहिए एक अच्छे से मिट्टी को। तो खुलने के बाद आप रोटावेटर लगाएं। रोटावेटर लगाने से पूरा आपका एक जैसा खेत हो जाएगा, अच्छा कल्टीवेट हो जाएगा। उसके बाद में आप सीड ड्रिल से डायरेक्ट भी बुआई करके पानी दे सकते हैं या फिर पहले पलेवा करके फिर पलेवा करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्या सर, हम बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो एक सवाल अपना हमसे करना चाहते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़ चुके हैं बाराबंकी से। आप मिश्रा जी, आपका स्वागत है कृषि दर्शन में, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो फसलों को विद्युतीकरण करते हैं हम लोग, तो इसमें कौन कौन फसल मिला करके हमें विद्युतीकरण करना चाहिए। दूसरी चीज, उथली वाली जड़ वाली हमें कौन फसल लेनी, गहरी जड़ वाली कौन सी लेनी है, कम पानी वाली कौन सी होनी चाहिए, अधिक पानी वाली कौन सी, और इसमें समय में परिपक्वता में अंतर होना चाहिए, तो कौन कौन सी फसल हमें लेना चाहिए विद्युतीकरण में। जी मिश्रा जी के बहुत सवाल हैं, लेकिन विविधीकरण की जो बात है इस विषय में आप क्या कहें। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये अपने रेगुलर पूछते भी रहते हैं और मिश्रा साहब का अच्छा है कि ये अपने सजेशन भी कई बार देते रहते हैं अपने प्रोग्रामों में। तो मैं मिश्रा जी को बताना चाह रहा हूँ कि फसल विविधीकरण एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि जो मोनोक्रॉपिंग एक ही एक फसल बार बार लगा रहे हैं उससे अपना प्रोडक्शन भी लॉस हो रहा है, साथ साथ में रोग और बीमारियां भी ज़्यादा आ रही है। इसलिए फसलों को अदल बदल के बोना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें अदल बदल के बोने में भी अपने को, जैसे सोयाबीन खरीफ में ले रहे हैं कंटिन्यू, तो उसकी जगह अपने को मिलेट्स क्रॉप में चले जाना चाहिए। या रबी में अपन बात करें कि रबी में ज़्यादा गेहूं का एरिया होता है तो चने का एरिया होता है, तो उसमें अपन चने की जगह जैसे मसूर लगा लें। कुछ कम दिनों में पककर तैयार होने वाली मटर की प्रजातियां हैं वो लगा लें। और बात करें, मिश्रा जी ने बोला जैसे कि उथली जड़ वाली, ये लगभग अपनी बात करें अपन मसूर की या फिर मटर की, तो उनकी ज़्यादा गहरी जड़ें नहीं होती है। इनकी फसलों के साथ साथ में अगर इनमें अंतर्वर्ती फसलें भी अपन लगाएं, जैसे गेहूं के साथ में मसूर लगा दें, गेहूं के साथ में चना लगा दें, गेहूं के साथ में अपन धनिया लगा दें, गेहूं के साथ में अगर अपन मटर लगा दें, तो अपने को अच्छा एक उत्पादन भी मिलेगा, साथ साथ अपनी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी। जो अपनी मेन फसल है उसको कुछ ना कुछ उर्वरा मिलते रहते हैं। दलहनी फसलों का समायोजन अवश्य करना चाहिए। फसल विविधीकरण का मतलब ये है कि उसमें आप धान्य फसलें ले रहे हो तो साथ में आपको दलहनी फसलें भी उगानी चाहिए। इसके बाद में अगर आप तिलहनी फसलें भी लगानी चाहिए, तो ये विविधीकरण अपनाना बहुत ही आवश्यक है। चलिए मिश्रा जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा कि विविधीकरण अपनाना आखिर किसान भाइयों के लिए कितना ज़रूरी है। गुर्जर जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है, अभी हमने विविधीकरण की बात की, लेकिन नई तकनीकों की यदि हम बात कर लें तो किसान भाइयों के लिए नई तकनीकें अपनाना कृषि के क्षेत्र में कितना ज़रूरी हो जाता है। किसान भाइयों के लिए नई तकनीकी, मैं पहले भी बताया था, नई तकनीकी से एक तो आपका जो खेत की तैयारी है उसमें बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर से 15 नवंबर तक की जो फसलें बोनी हैं, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके समय में बिना बात के डिले होगा, जिससे आपके प्रोडक्शन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। जो फसलें बहुत कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं उनको पहले बोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत कम हो जाएगा और उसकी जो क्वालिटी है वो भी नहीं आ पाएगी। जी
कांडवा साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सिंचाई प्रबंधन की यदि हम बात कर लें तो देखा गया है कि कई बार किसान भाइयों के सामने समस्या रहती है कि सिंचाई प्रबंधन का सही समय क्या रहता है, कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए, इसका सही प्रबंधन, इस विषय पर मैं चाहूँगा आप थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि सिंचाई प्रबंधन एक अच्छा इश्यू है, वो किसान भाई ध्यान रखें। जैसे कभी भी कोई भी फसल है अपनी, तो फूल अगर आ रहे हैं तो फूल अवस्था में कभी भी कोई भी सिंचाई ना करें। किसान भाइयों को अगर जैसे चने की बात करें अपन, तो लगभग 30 से 35 दिन पे पहले अगर सिंचाई कर देते हैं और उसके बाद में जब फली में दाना बनता है या फली बनती है, उस समय ही उनको अगर 2 पानी देने हैं तो उस समय ही देना चाहिए, क्योंकि अपनी जो मृदा है वो ब्लैक कॉटन सोइल अच्छी मृदा है, उसमें 2 पानी में लगभग चना हो जाता है, मसूर भी अच्छी हो जाती है। तो जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर इसमें दूसरा एक हिस्सा में जोड़ना चाहूँगा कि जब भी किसान भाई जैसे फ्लड इरिगेशन ज़्यादातर करते हैं, तो फ्लड इरिगेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी खर्च हो जाता है। अगर उसी की जगह अगर अपन स्प्रिंकलर सिस्टम में जाएंगे, फुहारा विधि, छिड़कवा विधि से अगर अपन करेंगे तो लगभग फुहारा विधि से 50% पानी की बचत होती है। अगर इसके अलावा अपन ड्रिप में चले जाते हैं तो ड्रिप में तो लगभग 70% जल की बचत भी होती है। तो ये जो इरिगेशन के जो मेथड है सिंचाई के, इनको भी अपने को धीरे धीरे बदलना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरीके से अगर फ्लड इरिगेशन अपन करते रहे, क्यारियाँ भर भर के देते रहे, तो आने वाले समय में अपने को जल संकट से जूझना भी पड़ सकता है। इसलिए अपन नई टेक्नोलॉजी से फुहारा विधि है, ड्रिप सिस्टम है, इनमें अपने को जाना चाहिए। और सर, आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि हर किसान भाई के पास जो पानी की समस्या है कहीं ना कहीं बनी रहती है। कई ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सिंचाई प्रबंधन में। बिल्कुल, अभी क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई क्या है, जैसे खरीफ की फसल कट गई, अब जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ किसान भाई जल्दी से जल्दी फसल लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक पानी कम देना पड़ता है। क्योंकि अभी जो कंडीशन है अपनी मृदा की, उसमें मॉइस्चर अवेलेबल है, उसमें अगर अपन अभी तुरंत बुआई कर देते हैं खरीफ के बाद में, तो लगभग अपने को एक पानी कम देना पड़ता है। इसलिए इसका मैंने स्क्रीन पर अगर हम बात करें तो ऐसे तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि उस वक्त जब किसान भाई जब सिंचाई प्रबंधन करते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि हम जहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का जो है रतलाम में, वहाँ हम क्रॉप कैफेटेरिया लगाते हैं, उसमें बहुत सारी दलहनी फसलों की भी प्रजातियाँ लगाते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, वहाँ कम से कम 8-9 वेराइटी चने की होगी, मसूर की होगी, मटर की होगी। उनको हम अलग अलग मेथड से तैयार करते हैं। जैसे कुछ जगह हम फ्लड इरिगेशन क्यारी विधि से भी देते हैं, कुछ फव्वारा विधि से भी देते हैं, और कुछ बिल्कुल सर, सिंचाई प्रबंधन पर और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीहोर से। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका और अपना सवाल करिए। जी सर, हमारा सवाल ये था कि खेत में एक विशेष जगह पे पिछली बार जो चने बोए थे वो चने समय से पहले ही सूख गए, और इस बार जो सोयाबीन बोया वो भी पीले पड़ गए और सूख गए समय से पहले ही। जी, अच्छा सवाल है सर आपका। समय से पहले ही फसलों को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को अपने पूरे मध्य प्रदेश में ही ऊख सूख की जो समस्या है चने में, वो सबसे ज़्यादा समस्या है। दूसरा, इसमें अगर काबुली चने की अपन बात करें तो काबुली चने में सबसे ज़्यादा इसकी जो डॉलर, जिसकी बात करें डॉलर चना, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है ऊख सूख की। अब इसके पीछे 2-3 कारण मेन है। पहला कारण कि अपन पुराना प्रजातियों का बीज उपयोग करते हैं, जो वर्षों से अपने घर में पड़ा है या उसको ही रेगुलर अपन रोटेशन में रखते हैं, वो पुराना बीज हो जाता है। क्योंकि अभी बात ये चलती रही है कि 10 साल से पुराना बीज कभी भी आपको दलहनी फसलों का बोना नहीं चाहिए, लेकिन अपन 20 साल से भी अभी उनको पीछा नहीं छोड़ रहे। तो पहला कारण तो ऊख सूख का ये है। दूसरा, जहाँ ऊख सूख आती है वहाँ, जैसे इस बार चना बोया वहाँ ऊख सूख आ गई, तो नेक्स्ट जो साल है दोबारा भी वो वहीं चना बो देते हैं जहाँ पहले चना बोया, ऊख सूख आई, तो अपने को वहाँ फसल चेंज कर देनी है। हाँ, तीसरा एक मुख्य कारण होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो फंगस होता है, जो फफूंद होती है, वो मृदा के अंदर अपना घर बना लेती है, तो वो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उसकी सही प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे कि पहला काम किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करेंगे तो बीज में जो अपन फफूंदनाशक जो दवाई का उपयोग करेंगे उससे भी उसका नियंत्रण होगा। उसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मृदा उपचार भी जरूरी है। अगर ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम है तो मृदा उपचार भी जरूरी है। अगर किसान भाई 50 किलोग्राम
लगभग गोबर ले ले, 5 किलोग्राम उसमें ट्राइकोडर्मा ले ले, उसको अच्छे से छांव में मिक्स करके 1 दिन के लिए उसको ढक के रख दे, हल्का पानी छिड़क दे। उसके बाद में वो लगभग 1 एकड़ में उसको छिड़क के अगर हल्का पानी दे दें या फिर जुताई कर दें तो वो अच्छे से उसमें भूमि में मिक्स हो जाएगा और लगभग अपना जो समस्या है ऊग सूग की वो चने में कम हो जाएगी। दूसरा मैं आपको चलिए बिल्कुल सर, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इसी विषय पर हम और बातचीत करेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। और किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं रबी दलहन फसलों में सामयिक कार्य की। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कांटवा जी मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रगतिशील किसान रुस्तम सिंह गुर्जर जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। पुनः आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने से पहले आप बीज उपचार की बात कर रहे थे। बहुत ज़रूरी हो जाता है बीज उपचार, खास तौर पर किसान भाइयों के। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि बीज उपचार दलहनी फसलों में ही नहीं, सभी फसलों में बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कि वो एक तरीके का बीज उपचार को अपन कहते हैं टीकाकरण, ताकि कोई भविष्य में आने वाली बीमारियों से अपने को पहले ही उनका इलाज कर ले, कंट्रोल कर ले। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त जो मेथड है उसको कहते हैं FIR जी। 3 नाम है FIR। F का मतलब फफूंदनाशक। सबसे पहले फफूंदनाशक किसान भाइयों को काम में लेना है कभी भी बीज उपचार करें। उसके बाद में I यानी कीटनाशक और उसके बाद में R यानी कल्चर। हमेशा ध्यान रखें, पहले फफूंदनाशक का उपयोग करें किसान भाई, उसके बाद में कीटनाशक का और उसके बाद में कोई कल्चर, अगर वो PSB कल्चर लेते हैं, राइजोबियम कल्चर लेते हैं दलहनी फसलों के लिए तो उनका जरूरी है उपयोग। अब मैं फफूंदनाशक के लिए किसान भाइयों को बता दूं कि कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब आजकल कॉम्बो आने लग गया, उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज पे उपयोग ले सकते हैं, या 2 ग्राम थाईराम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम मैनकोजेब का उपयोग किसान भाई 1 किलोग्राम बीज पे कर सकते हैं। साथ में फिर अगर बात आती है अगर पुराना बीज है या कुछ कीटों की प्रॉब्लम है तो उसमें किसान भाई थायोमिथोक्जाम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड से भी उपचारित कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को कि जो कल्चर होता है, राइजोबियम कल्चर या PSB कल्चर है, उससे हमेशा दलहनी फसलों में उनका उपचार जरूर करना चाहिए। उसके लिए अगर राइजोबियम अगर काम में ले रहे हैं किसान भाई तो 5 ml प्रति किलोग्राम ले लें, और PSB अगर ले रहे हैं तो 5 ml वो ले लें। और अगर उसके 2 तरीके से आते हैं, एक तो लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसको डायरेक्ट आप उपयोग कर सकते हैं, एक थोड़ा ग्रेनुल फॉर्म में थोड़ा गाढ़ा सा आता है तो उसको किसान भाई क्या करें कि आधा किलो गुड़ ले लें, आधा लीटर 100 ग्राम गुड़ ले लें, आधा लीटर पानी में उसको घोल लें, गुनगुने पानी में उसको थोड़ा गुनगुना कर लें। उसके बाद में ठंडा होने के बाद एक जो 200 ग्राम का पाउच आता है वो उसमें मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद अपने बीजों पे छिड़काव कर दे और छिड़काव करके फिर उनकी जब भुरभुरे हो जाएं, बीज बोने लायक हो जाएं, चिपके नहीं, तो उसके बाद में किसान भाई उसकी बुआई कर दे। तो उससे क्या होगा कि जो अपनी जमने की जो अंकुरण क्षमता है वो भी बहुत अच्छी
बीज की हो बिल्कुल। जाती तो ये भी माना जा सकता है कि इससे तमाम सावधानी भी किसान भाई रख सकते हैं और बीमारियों से बचाव भी फसलों का जरूर होगा। तो किसान भाइयों, यहाँ तो हमने तमाम जानकारियाँ देखी हैं, मृदा उपचार से लेकर बीज उपचार की जानकारी मिली, लेकिन रुस्तम सिंह जी, हमारे किसान भाई ये भी समझना चाहते हैं, चूँकि प्रगतिशील किसान के रूप में आप यहाँ पर मौजूद हैं, शुरुआत से अब तक का जो आपका संघर्ष रहा, क्या वो हमारे साथ आप साझा करना चाहेंगे? किसान भाइयों, मैं एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, चूँकि बहुत ज़्यादा ज़मीन एरिया में भी नहीं है। मैं मुरैना ज़िले का रहने वाला हूं और हमारे यहाँ जो खेती की उपलब्धता के अनुपात में जनसंख्या की मात्रा ज़्यादा है। तो मेरे पिताजी के पास 8 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। तो जब हम पढ़ने के बाद में हमें शाम को आकर के घरेलू काम भी करने पड़ते थे। फिर पिताजी का शाम को खेती में हाथ बटाना, जैसे चारा लेने जाना, फिर सुबह जग के पशुओं के लिए चारा काटना, पशुओं के लिए गोबर उठाना और ये मतलब उनको दाना खिलाना और पानी पिलाना, ये भी हम साथ में करते थे। और ये लगभग मैं 10 साल से ऊपर जब हुआ था तभी से ये शुरुआत हो गई थी। और उसके बाद मैं गांव से, चूँकि मेरा गांव जिला मुरैना से लगभग 22 किलोमीटर दूर है और काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ से फिर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इंटरमीडिएट मेरे पास में समावली है, वहाँ से किया। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं मुरैना आया, तो वहाँ रह के तैयारी की और फसल के समय पर मैं गांव में जाकर के और अपनी खेती की कटाई और बुआई के समय बुआई कराना, ये सारी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट होने से मैं जाता था समय समय पर। और MA करने के बाद भी मैंने फिर 2-3 साल 4 साल लगातार खेती किया, तो जिसमें पुरानी थोड़ी बिल्कुल सर, आपका जो संघर्ष रहा वाकई में काबिल तारीफ कहा जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई करना, उसके बाद अपने पिताजी की मदद करना, साथ ही साथ खेती किसानी, लेकिन जो व्यवसाय, लाभ का व्यवसाय तब्दील करने का सवाल आता है, तो इस विषय में आपने क्या कोशिश की, क्या प्रयास करें, वो किसान भाइयों को ज़रूर बताइए। हाँ, ज़रूर बताऊँगा। मैंने एक्चुअली में MA करने के बाद में जब मैं स्वयं खेती किया तो कुछ घर वाले ने विरोध किया, उसके बावजूद भी मैंने एक तो अंतर्वर्ती फसल की शुरुआत की। सरसों मोस्टली फसल है हमारे यहाँ, मोस्टली सरसों के साथ में हमने बरसीम लगाया। तो बरसीम क्या है कि सरसों कटने के बाद में फिर 1-1.5 महीने 2 महीने बाद वो भी पक के तैयार हो जाता है। तो जितनी लागत हमारी ये सरसों की होती है वो हम बरसीम से निकाल लेते और जो खेती की सरसों जो उपज होती थी वो टोटल से बच जाती थी। अंतर्वर्ती नहीं करते तो 50% से ज़्यादा तो खेती की लागत में ही चला जाता। इसलिए किसान भाइयों से चाहूँगा कि अंतर्वर्ती फसल ज़रूर करें। दूसरा, जो पहले जिस खेत में हमने गेहूं तो लगाया, ये गुर्जर जी माना जा सकता है कि जो जानकारी आप दे रहे हैं किसान भाई सुन भी रहे होंगे। और एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं सागर से। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में, अपना सवाल करिए। हाँ सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सर, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये था सर कि हम लोग गेहूं बोते हैं, लगभग हर ही साल लोकमन बोते हैं। इस बार कुछ बदलाव करना चाहें तो कौन सी किस्में बोनी चाहिए लोकमन के अलावा? और दूसरा सवाल सर ये था कि बीज उपचारण का कोई जैविक तरीका हो तो वो भी बताएं सर। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अच्छा सवाल है। गेहूँ की जो आप लोकवन बो रहे हैं कंटिन्यू, तो लोकवन को आप छोड़ दीजिए। वो शायद आज से 25 साल पुरानी प्रजाति है और उसका प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बहुत कम हो गया। लास्ट में वो फसल को पानी देने में ध्यान नहीं रखते कई बार, तो कि 20 या 20 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए गेहूं की फसल में। तो लास्ट में पानी देते थे तो उसका दाना है ना काले कलर का होने लग गया है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी अच्छी नई प्रजातियाँ आ गई है। पूसा तेजस लगाएं, जिसको HI 8759 कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नई और भी प्रजाति, जैसे HI 1636 है, जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। अपने एरिया में 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा जो GW वाली वेराइटियाँ बहुत सारी अपने क्षेत्र में उगाई जाती है, जैसे GW 322 पहले लगाते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में नई प्रजाति आई है वो GW 513 किसान भाई लगाएं। तो मोस्ट जो पूसा तेजस लगाएं, GW 513 लगाएं और HI 1636 लगाएं। ये बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। दूसरा सवाल इनका जो था जी, उसमें विशेषतर इनको ध्यान रखना है, क्या सवाल था? जी, दूसरा सवाल इनका ये था कि आने वाले वक्त में और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, किस तरह से खेती किसानी को और ज़्यादा। देखिए, अगर हम बात करें किसान भाइयों की, तो सवाल यही रहता है कि आखिर कैसे व्यवसाय को हम लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकें। बिल्कुल, इनको जैसे इन्होंने बात करी कि गेहूं की फसल, लगभग ये गेहूं की अच्छी अगर उन्नतशील प्रजातियाँ
किसान भाई लगाएंगे तो अच्छा उनका उत्पादन आपको मिलेगा। इसी साथ में गुजर साहब ने जैसे बताया अंतर्वर्ती फसलें इनको जरूर लेनी चाहिए। गेहूं के साथ में चने भी लगाने चाहिए, इसके अलावा मूंग मसूर भी लगाने चाहिए, मटर भी लगाने चाहिए। तो ये अंतर्वर्ती फसलें लगाएंगे तो, और इसके साथ साथ में अन्य जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, अगर ये सब साथ में करेंगे तो अच्छा उनको। बिल्कुल सर, आप अपने नज़रिए से आपने बताया है और चूंकि कृषि विशेषज्ञ हैं आप, तो किसान भाई ज़रूर समझ पाए होंगे आपकी बात। लेकिन अंत में कार्यक्रम की अंतिम बेला चल रही है और प्रगतिशील किसान हमारे बीच मौजूद हैं। सर, एक सीधा सवाल आपसे ये है कि जो नए किसान आ रहे हैं, जो कि नए कृषक हैं, वो आखिर लाभ के व्यवसाय में अपने खेती किसानी को कैसे तब्दील करें, इसको लेकर आप क्या सुझाव देंगे? मैं समस्त किसान भाइयों को मेरी तरफ से ये सुझाव है कि चूँकि खेती के साथ साथ में एक कोरिलेशन व्यापार होते हैं। एक तो व्यवसाय मानिए, जैसे कि खेती से अपन को चारा मिलता है तो अपन पशुपालन से दुग्ध बेच करके दुग्ध प्रोडक्ट बना करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने जो पशु होते हैं, पशुओं से जो गोबर निकलता है उसको गोबर गैस के माध्यम से इस्तेमाल करके और यूज ले सकते हैं, और गोबर निकलता है उससे जैविक खेती की ओर भी बढ़ावा दे सकते हैं जी। ये 2 चीज़ें हैं। और अगर और ज़्यादा अगर किसी के पास ज़्यादा लगाना है तो आप उसके साथ में सब्जी और उद्यानिकी जरूर लगाएं, क्योंकि वो क्रॉप कैश होती हैं, तो इसलिए उनको समय समय पर उसकी बिल्कुल ये आमदनी माना होती जा है। सकता है कि समग्र खेती और नई तकनीक के माध्यम से आप कृषि के व्यवसाय को लाभ में तब्दील करेंगे। आप दोनों ने वक्त साझा किया और हमारे साथ जानकारियां साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये माना जा सकता है कि मृदा उपचार से लेकर बीज उपचार, सिंचाई प्रबंधन, ऐसे तमाम बातों पर हमने बातचीत की। अब यही देखने वाली बात होगी कि आखिर लगातार आपको खेती किसानी को व्यवसाय में तब्दील करना है, तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखिए, जिसके माध्यम से आप आने वाले वक्त में खेती किसानी में ज़्यादा फायदा और ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। कृषि दर्शन के आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।